वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 27 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा पहला आर्टिकल हेट्रोपेसिमिज्म के बारे में है। अच्छा, आज मेरा कुछ जोक सुनाने का मन है आपको, तो पहले मैं आपको कुछ जोक सुनाऊंगा, उसके बाद ही हम इस आर्टिकल की शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग जो जोक्स सुनने वाले हैं वो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड हैं। देखिए, एक आदमी की जो वाइफ होती है वो कहती है कि जी सुनते हैं, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं हैं? तो जो पति है वो कहता है कि मैं क्यों रोकूं, उसने तो मुझे नहीं रोका था। ये एक जोक हो गया। इतने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको एक जोक और सुनाऊंगा। एक आदमी जो है वो अपनी वाइफ के बारे में बात करते हुए ये बता रहा था कि मैं अपनी वाइफ से डरता नहीं हूं। तो उसने ये बताया कि मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया, वो घुटनों के बल आई, तब जाके मैंने उसको माफ किया। तो उसका दोस्त बोलता है कि मतलब ऐसा क्या हो गया? बोले, मेरा उसका बहुत लंबा झगड़ा चल गया और मैं डर के मारे बेड के नीचे छिप गया। फिर वो घुटनों के बल चढ़कर आई, उसने मुझसे कहा कि निकल के आ जाओ, मैं नहीं मारूंगी, तब जाके मैंने उसे माफ किया और मैं बेड के नीचे से बाहर आया। मैंने आपको ये जोक्स सुनाए। इन जोक्स को आपने सुना, मे भी आपको मजा आया हो और आपको लग रहा होगा कि आखिर आज क्या हो गया, मतलब मैं जोक्स के साथ ये प्रीलिम बूस्टर स्टार्ट क्यों कर रहा हूं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉपिक है जिसका नाम है हेट्रोपेसिमिज्म। हेट्रोपेसिमिज्म क्या होता है, इन जोक्स से आप आइडिया लगाइए। इन जोक्स में आपने ये देखा कि ओपनली एक हस्बैंड ऐसा दिखा रहा है कि वो अपनी वाइफ से कैसे परेशान है, या वाइफ ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि वो अपने हस्बैंड से कैसे परेशान है। आपने कई सारी लड़कियों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तो अपने हस्बैंड से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी लड़की से ही शादी कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। या आपने ये डायलॉग तो ज़रूर से किसी न किसी को कहते हुए सुन लिया होगा कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाना चाहता हूँ। इसे ही हेट्रोपेसिमिज्म कहा जाता है। हाल ही में एक रीसेंट एग्जाम्पल आया है हेट्रोपेसिमिज्म का। एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है हैशटैग मैरिज स्ट्राइक। एक्चुअली में दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने को लेकर एक प्ली सुन रहा है, जिसको लेकर विरोध चल रहा है। क्योंकि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाएगा तो देखिए, ये एक प्राइवेट अफेयर होता है, इसमें प्रूफ्स दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो इवेंट था या जो भी केस था वो कंसेंशुअल था या नहीं था। तो इसका विरोध चल रहा है कि आप मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज मत करिए। तो अब आप समझिए कि हेट्रोपेसिमिज्म होता क्या है। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप होती है जिसमें एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व होती हैं। वो पब्लिकली ये डिक्लेयर करने लग जाते हैं कि वो इस रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही लोग अपना डिससेटिस्फेक्शन शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको जोक्स के माध्यम से बताया, या जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले डायलॉग्स होते हैं उनके बारे में बताया। तो यहाँ पे मैरिज स्ट्राइक का जो ये पूरा ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, ये भी एक प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन शो करता है हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर। एंड दैट्स वाई इसे हेट्रोपेसिमिज्म का एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। इस टर्म को सन 2019 में कॉइन किया गया था असा सेरेसिन के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन जेंडर थ्योरिस्ट है। क्या फैक्टर्स होते हैं जिसमें हेट्रोपेसिमिज्म के केसेस आते हैं? ये कई सारे कारणों से हो सकता है। सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल करेंट्स ऐसी चल रही हों जहां पर ऐसा महसूस हो कि जो पति पत्नी हैं वो आपस के संबंधों से थोड़ा डिससेटिस्फाइड है। फर्दर पैट्रियार्की, जेंडर इनइक्वलिटी, महिलाओं के ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और पुरुषों को प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर का पूरा रोल दे दिया जाता है, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी जाती है। इन दैट केसेस ये डिससेटिस्फैक्शन के केसेस आ जाते हैं और इसे ही हेट्रोपेसिमिज्म कहा जाता है, जब इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में बोला जाने लगे। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपने हेट्रोपेसिमिज्म का समझ लिया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में है। IUCN ने इसका स्टेटस अभी इंडेंजर्ड कर दिया है। रेड लिस्ट में उन्होंने इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई एक प्रजाति है बटरफ्लाई की। ये मोनार्क बटरफ्लाई की एक सब स्पीसीज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं जिनकी मदद से जो बीज हैं, जो फ्लावर्स हैं वो निकलते हैं। ये इसके अलावा भी कई तरीके की इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ग्लोबल फूड वेब को तैयार करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को खा लेते हैं, तो फूड चेन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बटरफ्लाई एक बहुत ही यूनिक लाइफस्टाइल ऑप्ट करती है। जैसे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मेजरली पाए जाते हैं, तो पूरे साल में ये कॉन्टिनेंट का 2 चक्कर लगा देते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के पौधे पर ये ब्रीड करते हैं, जैसे कि मिल्क वीट का एक पौधा होता है, वहीं पर ये ब्रीड करते हैं। इसे इंडेंजर्ड क्लासीफाई करने का कारण ये है कि पिछले डिकेड में इनकी संख्या 23 से 72% तक कम हो चुकी है। इसका कारण इनके हैबिटेट का खत्म होना और क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। IUCN के बारे में बात करते हैं। इसे 5 अक्टूबर 1948 को फाउंड किया गया। फंडामेंटल काम यह है कि एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लगातार प्रयास करता है।
1000 से ज़्यादा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा हैं जो 140 देशों से संबंध रखते हैं। IUCN रेड लिस्ट जो थ्रेटेंड स्पीसीज की है उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली एसेस किया जाता है कि कौन सी ऐसी प्रजाति है जो एक्सटिंक्ट हो सकती है या होने वाली है। यह हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। 2022 में ये प्रश्न आया है, देखिए 2012 का प्रश्न है, 2022 का नहीं। यहाँ पे 4 जीवों के नाम दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस। ये जो ऑप्शन ए है दैट वाज द करेक्ट आंसर इन 2012। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मसाला बॉन्ड्स के बारे में है। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने यह कहा कि मसाला बॉन्ड, ये जो रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर, उससे इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं। मामला समझिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होने का क्या मतलब हुआ और रुपये के डेप्रिसिएशन का इस पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। देखिए, बॉन्ड्स 2 तरीके के हो सकते हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड या फिर रुपी डिनोमिनेटेड। ठीक है, अब रुपी डिनोमिनेटेड कोई भी बॉन्ड हो या फिर डॉलर डिनोमिनेटेड हो, इससे एक चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लीजिए, एक पर्सन ए है जो अमेरिका में रहते हैं, एक पर्सन आई है जो इंडिया में रहते हैं। पर्सन आई को चाहिए पैसे पर्सन ए से जो अमेरिका में रहते हैं। पर्सन आई इसके लिए बॉन्ड इशू करते हैं। ये जो बॉन्ड इशू किया गया है ये 2 तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं। ये डॉलर डिनोमिनेटेड हो सकता है या फिर रुपी डिनोमिनेटेड हो सकता है। इन जनरल जो बॉन्ड्स होते हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं। पर्सन ए जो अमेरिका में रह रहे हैं, ये जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे डॉलर में करेंगे, इन्हें जो रिटर्न चाहिए वो भी डॉलर में चाहिए। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉन्ड किस में डिनोमिनेटेड है, रुपये में या डॉलर में। सिमिलरली पर्सन आई जो इंडिया में रह रहे हैं, इन्हें पैसे रुपए में चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो भी इन्हें फायदा होगा वो भी रुपए में होगा। इन्हें भी इस बात से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता है फॉरेक्स में, जब रुपये को डॉलर में एक्सचेंज किया जाएगा इसका बर्डन किसके ऊपर जाएगा, पर्सन ए के ऊपर जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, जो क्रेडिटर हैं, या फिर पर्सन आई के ऊपर जो बोरोवर है। जब बॉन्ड डॉलर डिनोमिनेटेड होता है तो बर्डन किसके ऊपर आ जाता है, जिसने पैसे बोरो किए हैं, यानी कि पर्सन आई के ऊपर। लेकिन अगर बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड है तो बर्डन किसके ऊपर चला जाएगा, पर्सन ए के ऊपर जो अमेरिका में है। मे बी आपको समझ में ना आया हो कि ये कैसे होगा, एग्जाम्पलीफाई करता हूं। सपोज करते हैं कि पर्सन आई को जो इंडिया में रह रहे हैं 70 रुपए चाहिए थे, तो उन्होंने 70 रुपए का एक बॉन्ड इशू कर दिया। पर्सन ए ने 70 रुपए का ये बॉन्ड खरीदा। उस समय $1 की वैल्यू 70 रुपए थी, तो पर्सन ए ने पर्सन आई को $1 दिए और पर्सन आई को 70 रुपए मिल गए क्योंकि एक्सचेंज रेट में 70 रुपए मिल रहे थे, और उन्होंने $1 का बॉन्ड दे दिया। अभी जो बॉन्ड का वैल्यू था ना वो $1 था। पर्सन ए को रिटर्न $1 पे चाहिए और $1 उनको चाहिए। मान लेते हैं 1 साल बाद पर्सन आई को पर्सन ए का पैसा वापस करना पड़ेगा, तो कितना वापस करना पड़ेगा, $1 वापस करना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट $1 का था, बॉन्ड डॉलर डिनोमिनेटेड था। तो पर्सन आई को जब अब $1 वापस करना पड़ेगा तो अब तो $1 इक्वल टू 80 रुपए हो गया, तो पर्सन आई को 80 रुपए देने पड़ जाएंगे। मतलब रुपये के डेप्रिसिएशन का बर्डन किसके ऊपर आ गया, पर्सन आई के ऊपर आ गया, जब बॉन्ड डॉलर डिनोमिनेटेड था। इस केस को उलट देते हैं, अब जो बॉन्ड है वो रुपी डिनोमिनेटेड है, तो पर्सन आई जो बॉन्ड इशू करेंगे वो $1 का नहीं करेंगे बल्कि 70 रुपए का करेंगे। ये डॉलर के रेस्पेक्ट में 70 रुपए का है। अब ये जो पर्सन आई बॉन्ड इशू कर रहे हैं ये 70 रुपए का है, और पर्सन ए जो अमेरिका में है ये 70 रुपए का ये बॉन्ड खरीद रहे हैं, और इसके लिए उन्हें $1 ही देना पड़ेगा क्योंकि 70 रुपए इक्वल टू $1। अब 1 साल बाद जब डॉलर मैच्योर हो जाता है तो इन्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब रुपये डेप्रिशिएट कर गया, $1 अब 80 रुपए का आने लगा, लेकिन इससे पर्सन आई को फर्क नहीं पड़ता। पर्सन आई ने 70 रुपए का बॉन्ड दिया था, $1 का नहीं। अब ये 70 रुपए ही वापस करेंगे। अब आपको उसके बदले में $1 मिलता है या नहीं मिलता है वो आप समझो। तो कुल मिला के यही इसकी कोर बात है मसाला बॉन्ड की, कि यहां पे अगर रुपये डेप्रिशिएट होगा तो जिसने पैसे बोरो किए हैं उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जिसने पैसे दिए हैं जो क्रेडिटर है उसको फर्क पड़ेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको मसाला बॉन्ड खूब मजे से समझ में आ जाएगा। मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, इसका मतलब आपने समझ लिया। इसे सन 2014 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किया गया था ताकि भारत में जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फंड किया जा सके। 2015 में आरबीआई ने इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क भी तैयार किया कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है उसमें कैसे हम रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि रुपी के डेप्रिशिएशन का इसमें नुकसान नहीं होगा उनको जिन्होंने ये बॉन्ड इंडिया से इशू किए हैं।
मसाला बॉन्ड को मसाला बॉन्ड इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ट्रेडिशनली एंशिएंट टाइम में भी हम मसालों का एक्सपोर्ट किया करते थे, इसीलिए इसे मसाला बॉन्ड नाम दे दिया गया। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसके बदले में आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज इन बॉन्ड्स को इशू कर सकती हैं इंडिया से, और जो बाहर देश के इन्वेस्टर्स हैं वो इस बॉन्ड को खरीद के भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि कोई भी दूसरे देश का रेसिडेंट, उसमें कुछ देशों की सूची डाल दी गई है, वो देश जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में शामिल हैं, उन देशों के जो लोग हैं वो ये मसाला बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन बॉन्ड्स को सब्सक्राइब करते हैं, खरीदते हैं, हुज सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। वो जिस भी देश से संबंध रखते हैं उनके मार्केट रेगुलेटर्स इसका हिस्सा होने चाहिए। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड देखिए, अगर जो बॉन्ड्स इशू किए गए हैं वो $50 मिलियन से या उससे कम वैल्यू के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बॉन्ड्स तो रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं, तो हम $50 मिलियन तो नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट कहेंगे। तो मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का होगा। अगर $50 मिलियन से इक्विवेलेंट से ज़्यादा वैल्यू के बॉन्ड्स इशू किए गए हैं तो मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का हो जाएगा। जब कन्वर्जन होगा तब तो मार्केट रेट पर होगा। जैसे अभी आपने जब बॉन्ड इशू किए थे तो $1 = 70 रुपये था, अभी 80 हो गया, तो ये सारा मामला तो उसी के हिसाब से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मसाला बॉन्ड का फायदा ये हो जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो होंगे उसका, अगर उसमें रुपी डेप्रिशिएट कर गया तो जो इन्वेस्टर्स हैं उसको, जो दूसरे देशों के इन्वेस्टर हैं उन्हें लॉस होता है, ना कि इंडिया में जिन लोगों ने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट लिए हैं उन्हें। तो ये पूरा मामला मसाला बॉन्ड का हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल NDDB मृदा लिमिटेड के बारे में है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसे लॉन्च किया है। ये एक्चुअली में होली ओन सब्सिडरी है, एक कंपनी है काइंड ऑफ। ये कंपनी किसकी है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। इसे अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे स्टैब्लिश किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 का इस्तेमाल करके। पर्पस ये है कि हम जो काउ डंग होता है या बाकी जो मवेशी होते हैं उनका डंग होता है, गोबर होता है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे और उसका बनाएंगे हम मैन्योर यानी कि खाद। ये खाद कैसे बनाई जाए इसको लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे थ्रू दिस कंपनी। ये कंपनी वो लोग जो गोबर गैस स्लरी वेस्ट फर्टिलाइजर बना रहे हैं या ऐसे वेंचर्स तैयार कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग करने में, उनको सेल सपोर्ट देने में भी मदद करेंगे, ताकि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको थोड़ी एडिशनल इनकम हो जाए। इन्होंने ट्रेडमार्क भी तैयार किया है सुधन नाम से, ताकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें थोड़ा ब्रांड किया जा सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि BMC ने एक इन सीटू ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज तैयार किया है, जिसमें हम स्लज और सीवेज को वैसे ही ट्रीट कर लेंगे इन सीटू। देखिए, 2 तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है। आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट देखे होंगे ना, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिसमें गंदा पानी जाएगा, उसे हम प्रोसेस करके ट्रीट करेंगे, साफ करेंगे और गंदगी बाहर निकाल देंगे। वो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए आपको अलग से जगह चाहिए होती है। जो इन सीटू ट्रीटमेंट की प्लानिंग चल रही है, इसमें ये जो सीवेज की पाइपलाइंस होती है ना, हम इनके भीतर ही पानी को ट्रीट कर देंगे। अलग से कोई इंफ्रा नहीं लगाना पड़ेगा, अलग से कोई जमीन हमें नहीं चाहिए होगी। ये 7 स्टेज का पूरा प्रोसेस होगा जिसके जरिए हम प्रॉपर तरीके से पानी को साफ कर देंगे विद इन पाइप। कैसे होगा? 7 स्टेज कौन से हैं? पहला स्टेज होगा जिसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे। आपने देखा होगा पानी पे कई सारा कचरा तैरता रहता है, जैसे कप्स, पेपर डिशेस, पॉलीथीन बैग्स, सैनिटरी नैपकिन्स या लकड़ी, प्लास्टिक। हम कोशिश करेंगे कि पहले तो हम इन्हें ही छांट लें। इन्हें छांटने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा होता है। आप एक नेट लगा दो, नेट लगा दोगे, ये इकट्ठा हो जाएंगे, पानी में जा ही नहीं पाएंगे, तो आप इन्हें निकाल दो बाहर। तो पहले लेवल पे तो हम स्क्रीनिंग करते हैं, तैरते हुए कचरे को निकाल लेंगे। दूसरे स्टेज पे सिल्ट ट्रैप लगाए जाते हैं। सिल्ट ट्रैप ये है कि जो पाइप है ना, पाइप पे आप ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े बैरियर लगा दो, तो इस बैरियर के साथ जब पानी बहेगा तो पानी तो बह जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है, सिल्ट है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। अब आप यहाँ से जो सिल्ट है आप उसको निकाल लो। उसके बाद जो 3 बाकी के स्टेज होंगे उन्हें बायोजोन कहा जाएगा। बायोजोन में हम कोकोनट फाइबर के कर्टन्स लगा देंगे। ये जो कर्टन्स होंगे इनमें से पानी छन के निकल जाएगा और बाकी के जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो यहाँ पे फंस जाएंगे और बाद में इन्हें यहाँ से छांट के निकाल दिया जाएगा। जो छठा स्टेज होगा वहां पर जो पानी जाएगा ना, वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। उसके ऊपर हम कुछ एक्वेटिक वेजिटेशन लगा देंगे जो ऐसे तैरता रहेगा। अभी जो वेजिटेशन है ये अपने न्यूट्रिशंस कहाँ से लेगा? इसी गंदे पानी में से लेगा। तो जो इसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें ये पौधे खींच लेंगे, सोख लेंगे। तो कुछ पानी तो ये साफ कर देंगे और फिर होगा फाइनल स्टेज जहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाएगा और पानी में से बैक्टीरिया हटा दिया जाएगा। तो ये 7 स्टेज होंगे और इसके लिए हम कोई अलग से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे, बल्कि विद इन जो सीवेज कनाल्स होती हैं उनमें ही इस पानी को साफ कर दिया जाएगा। तो ये नेचुरल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैकेनिज्म है जिसमें नाला के भीतर ही पानी साफ हो जाएगा, कोई एडिशनल स्पेस चाहिए नहीं हमें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 4 ट्राइबल रिवॉर्ड्स के बारे में है।
15वीं प्रेसिडेंट बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। उनके चूंकि ये पहली ट्राइबल हैं जो कि भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे पहुंची हैं, उसी रेफरेंस में 4 ट्राइबल रिवोल्ट्स आज हमारे सामने हैं। संथाल रिवोल्यूशन ये होता है जून 30 1855 को, जहां पे 10,000 संथाल्स कान्हो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू और सीरो मुर्मू की लीडरशिप में इकट्ठा हो जाते हैं और कंपनी रूल के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, जमींदार थे, करप्ट मिलियंडर्स थे, उनके खिलाफ ये पूरा मूवमेंट चलता है। पाइका रिबेलियन 1817 का बहुत ही पॉपुलर है। उड़ीसा के जो राजा थे उनको डिपोज कर दिया जाता है और उसके बाद जो सोल्जर्स थे उनके पास कोई जॉब नहीं रहती, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो बख्शी जगबंधु, विद्याधर मोहापात्रा और भारा मारबर राय, ये सभी लोग मिलकर इन सोल्जर्स को, जो खुर्दा के राजा थे, मोबिलाइज करते हैं और जो कोर्ट अपराइजिंग चल रही थी पैकास को उनके साथ मिक्स कर देते हैं और फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये पैका रिबेलियन स्टार्ट होता है। कोल रिवोल्ट। कोल एक ट्राइबल पॉपुलेशन है जो छोटा नागपुर के एरिया में रहती है। इन्होंने 1831 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट किया था। ट्राइबल लैंड को एक्वायर किया जा रहा था, कैप्चर किया जा रहा था नॉन ट्राइबल सेटलर्स के द्वारा, जो नए लैंड लॉज के तहत वहां पे स्टैब्लिश किए जा रहे थे। तो बुद्धू भगत, जुआ भगत और मदारा महतो, इन सभी लोगों ने कोल कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ है वो एक रिवोल्ट किया। भील अपराइजिंग। महाराष्ट्र का जो खानदेश का रीजन है वहां पे सेवाराम जी की लीडरशिप में ये अपराइजिंग होती है 1818 में। हालांकि ब्रिटिशर्स इसे बहुत ही बुरी तरीके से कुचल देते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुकाराजिमा वोल्केनो के बारे में है। जो सकुराजिमा वोल्केनो है, ये जो वेस्टर्न आइलैंड है जापान का क्यूशू, वहां पर अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है। ये जापान है, यहां पर ये इरप्शन हुआ है। जापान 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बनता है। आपके पास काम है कि आप इन चारों आइलैंड्स का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो भी इनके नॉर्थ टू साउथ क्रम में। ये काम आप करेंगे। जापान का बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है ये। स्ट्रेटो वोल्केनो की श्रेणी में इसको डालते हैं। लास्ट टाइम ये 1471 से 76 के बीच में और 1914 में इरप्ट हुआ था। हाल फिलहाल में अभी इरप्ट हुआ है तो न्यूज़ में आ गया है। 8वीं शताब्दी से इसके इरप्शन के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। चूंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता है इसलिए जापान में इसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल बैंक्स के बारे में है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है कि वो किस प्रकार से डिजिटल बैंक्स को लाइसेंस देंगे। डिजिटल बैंक, जिन्हें शॉर्ट में डीबी कहा जाता है, ये धीमे धीमे फुल स्केल बैंक्स के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। आपको पता होगा कि ओनली आईएएस तो अभी ऑफलाइन में भी आ गया है और वहाँ पे आप लोग जाके ऑफलाइन में अपनी क्लासेस ले सकते हैं। न्यू बैच 1 तारीख से है, लेकिन इसके पहले ओनली आईएएस कैसे था? ऑनलाइन मोड में था। लगभग 5 सालों तक ओनली आईएएस ने ऑनलाइन मोड में काम किया। तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाइए, अपनी फी पे करिए और अपनी क्लासेस करिए। धीमे धीमे हो सकता है आपको बैंकिंग सर्विसेज भी ऐसे ही मिले। एक बैंक जिसका कोई फिजिकल इंफ्रा होगा ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, ऑनलाइन पैसे जमा करेंगे और वैसे ही आपको सारी सर्विसेज भी मिलेंगी। ट्रेडिशनल बैंक से ये अलग होगा, बिना किसी फिजिकल इंफ्रा के। लेकिन इसको लेकर आरबीआई थोड़ा सशंकित है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहले आप इसे पायलट बेसिस पे देखिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम फुल फ्लेज्ड डिजिटल बैंक के लिए लाइसेंस देंगे। बाकी सब ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। जो बैंक्स के लिए प्रूडेंशियल या लिक्विडिटी नॉर्म्स होते हैं, एसएलआर, सीआरआर, वो सब वैसे ही इंप्लीमेंटेड होंगे जैसे कि नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के लिए होते हैं। जो 2022-23 का बजट था उसमें डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात की गई थी कि जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक्स हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्टैब्लिश करेंगे ताकि ग्रास रूट लेवल पे डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो बैंकिंग आउटलेट्स हैं ये केवल उन्हीं के द्वारा खोले जा सकते हैं जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं। जो नए बैंक्स हैं उन्हें ऐसे अभी लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है कि आप फुल फ्लेज्ड बैंक जो हैं वो खोल लें। बहुत ही छोटे स्केल पर ये शुरुआत की जाएगी। अभी जो लाइसेंसिंग की जा रही है करंट सिनेरियो में वो एग्जिस्टिंग बैंक्स को है कि आप थोड़े थोड़े अपनी जैसे काइंड ऑफ ब्रांच होती है वैसे खोलिए डिजिटल ब्रांच के तौर पे, और बाकी ये सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंट की तरह चलेगा। डिजिटल बैंक्स जो होंगे वो वैसे ही सर्विसेज देंगे जैसे कि बाकी के बैंक्स देते हैं। जो अनसर्व्ड सेगमेंट है वो आसानी से इन सर्विसेज को एक्सेस कर पाएगा। आरबीआई थोड़ा स्केप्टिक है इस चीज़ को लेकर क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को लेकर थोड़ा लोग अवेयर होते हैं। वो बिना देखे किसी को पैसे देना नहीं चाहते। बहुत हाई लेवल का ट्रस्ट चाहिए होता है। लाइक ओनली आईएएस के कोर्सेज लोग बहुत आराम से खरीद लेते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ओनली आईएएस पे। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कर रहे हो तो जिसे आपने देखा ना हो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना बड़ा मुश्किल होता है। तो डिजिटल बैंक्स ये चैलेंज ज़रूर से फेस करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को इन टेम्पल्स के डेवलपमेंट को लेकर। इन्हें दक्षिण काशी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक्चुअली में महाराष्ट्र के सतारा में माहुली एक लोकेशन है, वहीं पे ये 5 टेम्पल्स हैं। कृष्णा और वीना नदी के
जहाँ कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, वहीं पर ये 5 मंदिर हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में इनको बनाया गया था। हेमदपंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। थोड़ा नया आर्किटेक्चरल स्टाइल आपको लग रहा होगा। एक्चुअली में हेमंत पंथ जो वहाँ देवगिरी में सियोना यादवाज हुआ करते थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इन टेम्पल्स को फाउंड किया था। उन्हीं के नाम पर इस स्टाइल को हेमदपंथी स्टाइल कहा जाता है। विश्वेश्वर टेम्पल जो है उसे संगम मौली, और जो रामेश्वर टेम्पल का हिस्सा है उसे छत्र माहुली के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे कुछ जो मराठा क्वींस रही हैं, जैसे कि रानी ताराबाई भोसले जी और रानी येशोबाई भोसले जी, उनकी समाधियाँ भी स्थित हैं। तो इस टेम्पल के बारे में आपने जान लिया। रिविजन करिए। माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई इंडेंजर्ड है, सही है। IUCN हेडक्वार्टर्ड है केन्या के नैरोबी में। देखिए ये गलत है, बिकॉज इनका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। हमने ये पढ़ा था ना। जो तीसरा स्टेटमेंट है, मसाला बॉन्ड, रुपी रेट अगर गिरता है तो इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, सही है, ये हमने समझा भी था। एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हम हार्ट प्रॉब्लम्स को आसानी से ट्रीट कर पाएंगे, गलत है। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए है। डिजिटल बैंक्स, ये बाकी सारे बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते, गलत है। जब ये ऑपरेशनल होंगे तो वो सारे काम करेंगे जो एक नॉर्मल बैंक करता है। हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।